Hello बच्चों, let's read the question. The question says two cubes with masses m1 and m2 were interconnected by a weightless spring of stiffness x and placed on a smooth horizontal surface. Then the cubes were drawn closer to each other and released simultaneously. Find the natural oscillation frequency of the system. तो natural oscillation frequency मतलब हमें basically ओमेगा का वैल्यू फाइंड आउट करना है जब हम एक मास को छोड़ देते हैं. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा जो रिलेशन होता है ओमेगा इज इक्वल टू फॉर अ स्प्रिंग सिस्टम ओमेगा इज इक्वल टू सिंपली के बाय म्यू होल रूट. सो वेयर हियर के क्या होता है, ये होता है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट की स्टिफनेस. तो हम लिख सकते हैं ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट और म्यू होता है हमारा अ कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड मास, जिसके बारे में हम फाइंड आउट करेंगे. तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इनिशियली हमारे पास दो ब्लॉक्स है, रिजिड ब्लॉक्स है. ये है M1 और एक और ब्लॉक है M2 और ये स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है और हम अज्यूम करते हैं कि जो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है हम उसको लेते हैं टू बी इक्वल टू L नॉट. ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं कि हम अज्यूम करते हैं कि एक साइड ऑफ द जो हमारा रिजिड बॉडी है ना वो हमारा फिक्स्ड है. तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो M1 मास है वो फिक्स्ड है, उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा. और हम M2 मास को इसके पास लेके आके तो इसको ऐसे क्या करें, इस स्प्रिंग को कंप्रेस करके M2 मास को टुवर्ड्स द लेफ्ट हम मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा ये कंप्रेस होता है. और जब इसको रिलीज करेंगे तो ये क्या करेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा. तो ये क्या करेगा, ये ऑसिलेट करेगा और हमें इस ऑसिलेशन का नेचुरल फ्रीक्वेंसी या ओमेगा का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो जब ये M2 मास हमारा ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा देन इसका जो मास होता है, ये जो रिजिड बॉडी का मास होता है ना, सॉरी जो क्यूब का मास, रिजिड बॉडी नहीं, ये जो क्यूब का मास होता है ना वो क्या होता है, वो रिड्यूस हो जाता है. वो इक्वल टू M2 नहीं रहता बट वो इक्वल टू म्यू हो जाता है. इस म्यू को बोलते हैं हम रिड्यूस्ड मास. और ये जो म्यू होता है ना ये कितना होता है, ये सिंपली हो जाता है टू बी इक्वल टू M1 मल्टीप्लाइड बाय M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. ये हो जाता है अब नया मास. ये M2 नहीं रहता बट इसका मास क्या होता है, एक चेंज हो जाता है सिग्निफिकेंटली, एक छोटे अमाउंट से चेंज होता है जिसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड मास. तो अभी हमें पता है कि ये जो स्प्रिंग का सिस्टम है इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम में क्या वो इक्वल टू जीरो है. तो अगर एक्सटर्नल फोर्स कोई एक्ट ही नहीं कर रहा तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होगा, जो एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगा वो क्या होगा, वो कंजर्व्ड होगा. तो अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन यूज करें फॉर द स्प्रिंग सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम, तो हम लिख सकते हैं द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग प्लस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द क्यूब, ये एक कांस्टेंट होगा जिसको हम लेते हैं यहाँ पर के. अब हम देखते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी होगा हमारा मास का वो कितना होगा. तो हमें पता है कि एक स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, ये होता है हाफ के एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पर x क्या है, तो अगर हमारे पास दो मासेस हैं M2 M1 और हमने एक मास को यहाँ पर फिक्स रखा है और इन दोनों के बीच का जो ओरिजिनल लेंथ है अगर उसको हमने L नॉट नहीं आया, तो अगर हमारा जो मास M2 है वो x डिस्टेंस कंप्रेस हो रहा है और x डिस्टेंस से ऑसिलेट कर रहा है, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड स्प्रिंग में कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ म्यू, और ये होगा d बाई डी टी ऑफ L नॉट प्लस एक्स का होल स्क्वायर. क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, हम यहाँ पर देख रहे हैं जो x है ना यहाँ पर क्या होता है, ये L नॉट प्लस एक्स होगा कभी और ये होगा L नॉट माइनस एक्स. तो इन दोनों, तो हमारा जो वेलोसिटी हो जाए वो वेरिंग डिस्टेंस के ऊपर चेंज हो रहा है. तो इट विल बी हाफ म्यू डी बाई डी टी ऑफ L नॉट प्लस एक्स होल स्क्वायर एंड दिस इज अ कांस्टेंट के. तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ म्यू मल्टीप्लाइड बाय L नॉट हमारा कांस्टेंट है. तो ये कितना हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा एक्स डॉट स्क्वायर और ये होगा दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट के. तो अगर अब हम इस टोटल को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, अगर इसका हम टाइम डेरिवेटिव ले लें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हम इसका टाइम डेरिवेटिव ले लें तो हमको क्या मिलेगा, ये सिंपली हो जाएगा कितना, हाफ
तो ओके, हम यहाँ पे कांस्टेंट को c रखते हैं क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट ऑलरेडी हमने k लिया है, तो हम कांस्टेंट को यहाँ पे c लिखेंगे। तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय k मल्टीप्लाइड बाय 2x मल्टीप्लाइड बाय x डॉट, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ म्यू 2x डॉट x डबल डॉट, दिस इज इक्वल टू 0 क्योंकि एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो अब ये कितना हो जाता है, तो हाफ और हाफ यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, और हमको मिलेगा k x डॉट प्लस म्यू x डॉट x डबल डॉट इज इक्वल टू 0। तो अगर हम x डॉट यहाँ पर कॉमन ले तो हमको मिलेगा kx प्लस म्यू x डबल डॉट इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, kx प्लस म्यू x डबल डॉट इज इक्वल टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट x डबल डॉट, ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ k बाय म्यू x। तो इसको हम इरेज करके ये होगा माइनस ऑफ k बाय म्यू x, k बाय म्यू x। और अगर हम इसको कंपेयर करें विद द इक्वेशन दैट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x, ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन होता है SHM का, x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x। तो इससे हम देख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा k बाय म्यू, और ओमेगा इज इक्वल टू होल रूट ऑफ k बाय म्यू। तो यहाँ पर ओमेगा क्या है, ये है हमारा नेचुरल ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन स्प्रिंग सिस्टम, एंड म्यू यहाँ पर हमारा रिड्यूस्ड मास है, और म्यू हो जाएगा सिंपली m1 m2 बाय m1 plus m2. So we found out the value of the natural frequency of oscillation omega. Hope you understood it well. Best of luck.